Hello students, I am Disha Songara and today we will discuss about blood. So first of all blood क्या है? तो ये एक स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू तो है पर ये कैसा है? फ्लूइड वाला कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला है? स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देन ये क्या करता है? तो कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट करता है बॉडी में, ठीक है। किसकी हेल्प से? तो हार्ट की हेल्प से। हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड को और देन फिर क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट करता है कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी, ठीक है। और जब ये सर्कुलेट करता है तो ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? तो होल बॉडी में ये सबसे पहले तो डिज़ोल्व गैस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, ठीक है, जो डिज़ोल्व गैस होती है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। देन न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं बहुत सारे, उनको ट्रांसपोर्ट करता है। देन हार्मोन्स, हीट, एंटीबॉडीज़, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ड्रग्स एंड वेस्ट मटेरियल भी होते हैं, ठीक है। इन सबको क्या करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। देन blood is composed of a clear and straw colored watery fluid called plasma and formed element। मीन्स इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से है? तो ये क्लियर होता है, एकदम स्ट्रो कलर होता है और वाटरी फ्लूइड होता है, जिसमें मेन किसका रोल है? तो प्लाज्मा का और फॉर्म्ड एलिमेंट का, ठीक है। जिसमें प्लाज्मा का परसेंटेज कितना है? तो 55% प्लाज्मा होता है एंड जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है वो कितना परसेंट होता है? तो वो 45%, ठीक है। देन ब्लड मेक्स अप अबाउट 7% ऑफ बॉडी वेट। मीन्स जो बॉडी का टोटल वेट होता है उसमें जो 7% होता है वो क्या होता है? उसमें ब्लड होता है, ठीक है। देन फर्स्ट क्या देखेंगे हम? प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना था हमारा? 55%। अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है जिससे प्लाज्मा मिलके बना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वाटर होता है। तो वाटर का कितना परसेंट होता है? तो 90 से 92% ओनली क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। देन जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो 7% होते हैं और जो बाकी बचे हुए हैं वो क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स एंड गैसेस, ठीक है। ये सब किस में आ रहे हैं? हमारे प्लाज्मा में, ठीक है। देन प्लाज्मा प्रोटीन फर्स्ट। अब इन जो ये हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स, अब इनको ही हम नंबर वाइज देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या था? प्लाज्मा प्रोटीन। तो सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन में क्या है? तो इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन लीवर। मीन्स प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है? लीवर में। और इसमें भी जो मेजर प्रोटीन्स है वो कौन से हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो अब फर्स्ट हम देखते हैं एल्ब्यूमिन्स को। तो इट इज़ मोस्ट एबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, मोस्ट एबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है ये, और अबाउट 60% है, ठीक है। जो टोटल हमारा प्लाज्मा है उसमें कितना परसेंट है ये? तो हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है इसमें टोटल कितना है? 60%, ठीक है। और ये क्या करता है? तो इसका मेन वर्क है, मेन फंक्शन है इसका, वो क्या है? तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। जो नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम किसका है? तो एल्ब्यूमिन का, ठीक है। देन ऑल्सो एक्ट एज अ कैरियर मॉलिक्यूल्स। ऑल्सो ये किस में हेल्प करता है? तो कैरियर मॉलिक्यूल्स में। तो किस में? फॉर फ्री फैटी एसिड, जो फ्री फैटी एसिड होते हैं उसमें, और कुछ ड्रग्स या फिर स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, कुछ ड्रग्स या स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं उसमें भी इसका क्या वर्क रहता है? तो कैरियर मॉलिक्यूल्स की तरह ये वर्क करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है हमारा? तो ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो ग्लोब्यूलिन क्या है? तो ये ग्लोब्यूलिन से क्या समझ? जी से क्या समझ में ना? IgG मीन्स एंटीबॉडी की तरह वर्क करता है ये, ठीक है। और इसका मेन जो इम्पोर्टेंट वर्क है ये किस में प्ले करता है? तो इम्यूनिटी में, ठीक है। क्या? ग्लोब्यूलिन। फिर ये क्या करता है? तो ये न्यूट्रलाइज करता है किसको? जो फॉरेन मटेरियल रहते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है। देन और इसका एक अदर वर्क, जैसे एक तो ये एंटीबॉडीज़ का हो गया, और नेक्स्टली क्या? तो ये क्या करता है? जो ग्लोब्यूलिन रहता है ट्रांसपोर्ट में भी काम आता है, ठीक है। तो ग्लोब्यूलिन ट्रांसपोर्ट में किस टाइप से काम आता है? तो ये थायरोग्लोब्यूलिन ट्रांसपोर्ट द हार्मोन थायरोक्सिन। मीन्स जो ग्लोब्यूलिन रहता है वो थायराइड हार्मोन रहता है उसमें थायरोग्लोब्यूलिन के फॉर्म में बनता है, और जो थायरोक्सिन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और ये आयरन को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कैसे? ट्रांसफेरिन की हेल्प से,
ठीक है। देन नेक्स्ट क्या था हमारा, फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन को और हम क्या बोलते हैं, क्लोटिन प्रोटीन। ठीक है, जो प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर कोल्ड सीरम मीन्स जो फाइब्रिनोजन होता है ये क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर की तरह वर्क करता है। ठीक है, जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। कब ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, तो मान लो अगर हमें कुछ कट गया, कोई मान लीजिए रिजल्ट से कट गया या किसी और चीज़ से कट गया, कोई इंजरी हो गई, तो ब्लड निकलेगा तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो सूख जाता है ब्लड का, वहाँ पर एकदम थक्का जैसा बन जाता है। तो वो किसकी हेल्प से बनता है, तो फाइब्रिनोजन। और मान लीजिए अगर हमारे प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो विदाउट क्लोटिंग फैक्टर उसको हम क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। ठीक है, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा क्या था, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या होगा, जैसे सोडियम और क्लोराइड NaCl, तो ये किस में हेल्प करता है, तो जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम है तो वो किस लिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जैसे अगर आपको अभी यहाँ कुछ समझ में नहीं आया, मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, तो ये सब भी आगे की जो क्लासेस होंगी उनमें मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जब वो सब आएंगे आपको आगे। ठीक है, अभी आप ऐसे समझिए बस कि भाई NaCl जो होता है वो किस में काम आता है, तो वो सोडियम पोटेशियम पंप में, कैल्शियम तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, फिर कैल्शियम पोटेशियम सोडियम ये किस में हेल्प करते हैं, तो ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। देन फॉस्फेट किस में हेल्प करता है, तो ये एसिड बेस जो उसको मेंटेन करता है, उसके बैलेंस को। ठीक है, और ऑल्सो ये किसको मेंटेन करता है, तो जो ब्लड का pH रहता है, जो नॉर्मल ब्लड pH कैसा रहता है, तो वो स्लाइटली अल्कलाइन रहता है। स्लाइटली अल्कलाइन रहता है कि तो किसके बीच में, 7.35 से 7.45 के बीच में रहता है। ठीक है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड रहता है वो कैसा रहता है, तो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट अब न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स फॉर सेल्यूलर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, मतलब न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, तो ये ग्लूकोज होते हैं, अमीनो एसिड, विटामिन्स, ये सब भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, देन वेस्ट प्रोडक्ट। अब वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है, जैसे हमारी सेल्स होती है, सेल्स के इसमें भी मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो उससे भी जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, या जैसे यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, और कहाँ फॉर्म होते हैं, तो लीवर में, और एक्सक्रीट कहाँ होते हैं, किडनी में। ठीक है, देन CO2 जो टिश्यू का मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि सेल भी मेटाबॉलिज्म करती है, उनमें भी जो रिएक्शंस होती है, ठीक है, उनमें भी ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, CO2 वापस बाहर आता है, तो ये टिश्यू मेटाबॉलिज्म होता है। और इसका एक्सक्रीशन कहाँ पे होता है, तो लंग्स में होता है। ठीक है, लंग्स में, एल्वियोलाई में। वो जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम समझेंगे, लंग्स के बारे में देखेंगे, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देन हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। ठीक है, और ये सिंथेसाइज कहाँ से होते हैं, तो इंडोक्राइन ग्लैंड से। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जो डक्टलेस होती है। अब इनकी कोई डक्ट तो होती नहीं है, तो ये केमिकल के फॉर्म में सिक्रेट होते हैं, और कहाँ जाते हैं, तो ये एक जो अपने जो टारगेट ऑर्गन है वहाँ वहीं पे जाके अपने रिसेप्टर पे जाके इनका जो वर्क है उसको करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, केमिकल मैसेंजर। इनकी कोई डक्ट नहीं होती, जब इनकी ज़रूरत होती तब ये फॉर्म होते हैं, और इनकी ज़रूरत ख़त्म होने के बाद ये अपने आप ख़त्म भी हो जाते हैं। ठीक है, देन गैसेस। तो गैसेस भी ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सीजन, CO2, है ना, इनकी एक अपनी अपनी लिमिट होती है, अपनी अपनी परसेंटेज होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट। तो अभी हमने क्या देखा, प्लाज्मा। ठीक है, एक हमारा प्लाज्मा का पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होता है, 45%। ठीक है, और फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आते हैं, तो RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा RBC। तो RBC को और क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये रेड होता है, रेड क्यों होता है, अब तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, वो आप और आगे अपन समझेंगे। ठीक है, तो ये किस टाइप से होता है, तो मोस्ट अबेंडेंट टाइप है। देन 99% ऑफ ऑल ब्लड आर RBC। ठीक है, देन जो 5 to 5.5 मिलियंस RBC होती है, किसमें, हमारे ब्लड में। एक जो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन होते हैं उसमें एवरेज बताया गया है, एवरेज
5 to 5.5 मिलियन RBC mm/क्यूब होती है ठीक है ब्लड में। देन ये इसका जो शेप होता है वो किस टाइप से होता है, तो थीन होती है, ये फ्लैटेंड होती है और बाइकॉन्केव डिस्क होती है। ठीक है, मीन्स जो इसका शेप दिख रहा है किस टाइप से है, बाइकॉन्केव लाइक। ठीक है, और इसमें क्या ऐसा क्यों होता है ये, तो क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। अब न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है इसके अंदर, क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का स्टोरेज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, इसका डायमीटर कितना है, तो 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर है इसका डायमीटर। देन मेन फंक्शन क्या है इसका, तो क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का। ठीक है, मेन फंक्शन है इसका ये। फिर ये जो आरबीसी है वो बनता कहाँ पे है, तो ये रेड बोन मेरो में, फॉर्म्ड इन रेड बोन मेरो। और जब बनेगा, जो बना है उसको ख़त्म भी होना है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉय कहाँ पे होगा, स्प्लीन में। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, मीन्स जो इसका डिस्ट्रॉय होना होता है वो कहाँ पे होता है, स्प्लीन पे। और जो टोटल इसकी जो लाइफ स्पेन होती है आरबीसी की, वो कितनी होती है, 120 डेज। ठीक है, आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी है, 120 डेज। देन रेड कलर ऑफ आरबीसी ड्यू टू आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अभी मैंने जैसे बताया था कि आरबीसी किस टाइप का कलर का होता है, तो रेड कलर का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, इसको HB से भी हम डिनोट करते हैं। देन 12 to 16 ग्राम्स हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, मीन्स 100 ml ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो 12 to 16 ग्राम इसका क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है, एक एवरेज और एक हेल्दी पर्सन के अंदर होती है या फिर होना चाहिए। ठीक है, देन आरबीसी के ऊपर और क्या होता है, तो ब्लड ग्रुप भी जो आरबीसी के ऊपर होता है, एंटीबॉडीज एंटीजन उससे ही डिसाइड होता है कि हमारे ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो जो फर्स्टली किसने देखा था ये, तो कार्ल लैंडस्ट्रेनर ने देखा था। ठीक है, ये क्या है, एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है। ठीक है, इसने फर्स्टली क्या डिस्क्राइब किया था, तो एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप इसने देखे, तो 4 टाइप्स के। फर्स्ट क्या था, ए, देन बी, देन AB एंड O। ठीक है, ये 4 ग्रुप किसने देखे थे, कार्ल लैंडस्ट्रेनर ने फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। देन इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज ऑन रेड ब्लड सेल एंड प्लाज्मा। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, ये जो ब्लड ग्रुप, तो एंटीजन और एंटीबॉडीज पे बेस्ड है। ठीक है, ये चार्ट है, चार्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं। सबसे पहले क्या है, ब्लड ग्रुप, देन एंटीजन ऑफ आरबीसी, देन एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा एंड डोनर ग्रुप। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ठीक है, तो हमारा जो आरबीसी है, तो आरबीसी पे एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, देन हमारी जो प्लाज्मा, वो एंटीबॉडीज़ कौन सी बनाएगी, तो वो एंटी-B एंटीबॉडीज़ बनाएगी। ठीक है, देन हमारा जो डोनर, मीन्स अगर मान लीजिए हमें कोई कारणवश किसी से ब्लड चाहिए, तो हमको कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए, तो हमको चाहिए ए और O। ठीक है, ओ क्या होता है, वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी, ए वाले को भी, बी वाले को, AB वाले को और O वाले को भी, किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, जैसे अब ब्लड ग्रुप बी है, तो एंटीजन क्या होगा, आरबीसी पे बी होगा, और एंटीबॉडीज प्लाज्मा में क्या होगी, तो एंटी-ए होगी। ठीक है, और जो डोनर ग्रुप होगा वो क्या होगा, बी एंड ओ। देन AB में क्या होगा, तो एंटीजन ए एंड बी। ठीक है, आरबीसी पे एंटीजन ए एंड बी दोनों रहेगी। ठीक है, और ए एंड बी दोनों रहेगी, तो इसके पास एंटीबॉडीज़ कोई भी नहीं रहेगी। ठीक है, एंटीबॉडीज़ कोई नहीं रहेगी, इसीलिए इसको कौन कौन सा ग्रुप डोनेट कर सकता है ब्लड, तो AB वाला भी कर सकता है, A वाला भी कर सकता है, B वाला भी कर सकता है और O वाला भी कर सकता है। ठीक है, देन लास्ट क्या है हमारा, O ब्लड ग्रुप, तो इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। ठीक है, इसके पास ओनली क्या है, एंटीबॉडीज़। तो इसके पास एंटीजन तो कोई नहीं है, पर एंटीबॉडी है, तो ये किसी से बेचारा ब्लड नहीं ले सकता है। ठीक है, ये किससे ले सकता है, केवल डोनर ग्रुप O वाले से ही ले सकता है। ठीक है, और एक और कौन सा आता है, तो RH सिस्टम। ठीक है, तो RH सिस्टम, ये इसका और क्या बोल सकते हैं हम, तो रेसस एंटीजन, और ऑल्सो कॉल्ड इसको हम डी एंटीजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो 85% पीपल्स होते हैं उसमें क्या होता है, रेसस
पॉजिटिव, तो आरएस सिस्टम से हम क्या देखते हैं, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जैसे कैसा ब्लड ग्रुप होता है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ठीक है। तो जो 85% पीपल्स होते हैं उनमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, रेसस पॉजिटिव। देन जो रिमेनिंग 15% होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें नो रेसस एंटीजन, मीन्स इनमें रेसस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जैसे बी नेगेटिव हो गया, ये बहुत रेयर केस जो होते हैं ना उसमें देखने को मिलते हैं क्या, रेसस नेगेटिव, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, WBC, ठीक है। तो RBC को हम क्या बोल रहे थे, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो WBC को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट। और WBC वाइट ब्लड सेल, ठीक है। वाइट ब्लड सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास कोई कलर ही नहीं है, ये कैसा है, कलरलेस, तो कलरलेस है इसीलिए इसको हम और क्या बोल रहे हैं, वाइट। एंड एवरेज नंबर 6000 to 8000 mm/क्यूब इन ब्लड, ठीक है। इसकी जो कितनी है एवरेज नंबर, तो 6000 से 8000, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है WBC का, तो ये डिफेंस एंड इम्यूनिटी में वर्क करता है, ठीक है। ये इसका क्या है, मेन फंक्शन है। और क्या करता है ये, तो जो फॉरेन मटेरियल होते हैं या फिर एबनॉर्मल मटेरियल होते हैं उनको क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है और देन डिस्ट्रॉय करता है। ये किसका वर्क है, WBC का। और इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है, कंटेंट न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसमें भी जो मेन 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो मेन 2 टाइप्स कौन से होते हैं, तो ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ए ग्रेन्युलोसाइट से क्या समझ में आ रहा है कि इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है ना। तो फर्स्ट हम क्या, इसमें ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या क्या है, तो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल्स, ठीक है। ये सब क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स है। देन ए ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या आता है, तो मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। देन सबसे पहले क्या है हमारा, न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स कितना परसेंट होता है, तो 60 to 65% होता है अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है। और 40 to 75% है अकॉर्डिंग टू रोजन विल्सन। ये दोनों ही सही है, ठीक है। ये NCERT के अकॉर्डिंग डाटा है और ये रोजन विल्सन के अकॉर्डिंग डाटा है, ठीक है। देन ये कैसा है, तो स्मॉल है, फास्ट है और एंड एक्टिव स्कैवेंजर। और इसका वर्क क्या है, तो प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्वेंशन एंड रिमूवल डेड सेल एंड डेब्रिस फ्रॉम डैमेज टिश्यू। इसका वर्क क्या है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियल इन्वेंशन, उसके अगेंस्ट ये करता है बॉडी को प्रोटेक्ट, ठीक है। और जो डेड सेल्स होती है उनको रिमूव करने का वर्क करता है ये, ठीक है। और जो डैमेज टिश्यू होती है उनको भी हील करने का वर्क करता है, ठीक है। देन डैमेज्ड सेल रिलीज्ड कीमोटॉक्सिन केमिकल्स टू अट्रैक्ट द न्यूट्रोफिल्स, मीन्स जो डैमेज सेल रहती है वो क्या सिक्रेट करती है, तो वो कीमोटॉक्सिन केमिकल्स को, ठीक है। तो जो कीमोटॉक्सिन केमिकल होता है वो क्या करता है, न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या, जो न्यूट्रोफिल है वो जो डैमेज सेल है उसके पास जा सके और उसको हील कर सके, ठीक है। देयर नंबर राइज वेरी क्विकली इन एन एरिया ऑफ डैमेज्ड और इन्फेक्टेड टिश्यू। उससे क्या होता है, जो कीमोटॉक्सिन केमिकल वो अट्रैक्ट करता है, तो उससे क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल के जो नंबर्स रहते हैं वो क्विकली इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, या फिर बढ़ जाते हैं कि कहाँ पे, तो जो डैमेज या इन्फेक्टेड टिश्यू है वहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है, न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस अंदर एंड ये दिख रहे डॉट डॉट, ये क्या है, ग्रेन्यूल्स, ठीक है, क्योंकि ये कैसा किस टाइप से में आता है, ग्रेन्युलोसाइट्स में आता है, ठीक है। फिर देन इओसिनोफिल, तो इओसिनोफिल में भी 2 to 3% है NCERT के अकॉर्डिंग एंड 1 to 6% है रोजन विल्सन के अकॉर्डिंग, और ये दोनों ही सही है, ठीक है। तो आप कुछ भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 to 3% अकॉर्डिंग NCERT भी याद कर सकते हो और 1 to 6% अकॉर्डिंग टू रोजन विल्सन भी, ठीक है। और इसका वर्क क्या है, तो एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट्स सच एज वॉर्म्स। इसका वर्क क्या है, तो ये एलिमिनेट करता है किसको, पैरासाइट्स को, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से, तो ये इसमें न्यूक्लियस किस टाइप से होती है, इस टाइप से, किस टाइप से, इओसिन से आप क्या याद कर सकते हो, तो ईयरफोन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको याद करने में भी आसानी होगी स्ट्रक्चर को। देन बेसोफिल, अब बेसोफिल तो ये 0.5 to 1% अकॉर्डिंग टू NCERT एंड लेस देन 1% अकॉर्डिंग टू रोज एंड विल्सन, ठीक है। देन ये कैसे है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन में
वर्क करते हैं। और क्या करते हैं, तो जो इनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, हेपेरिन और हिस्टामिन पैक्ड रहते हैं, ठीक है। अब हेपेरिन क्या होता है, तो ये एंटी कोगुलेंट होता है, ठीक है। और जो हिस्टामिन होता है वो क्या रहता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट रहता है। मीन्स ये ब्लड को कोगुलेट होने से रोकता है, ठीक है। देन हिस्टामिन, हिस्टामिन भी ये किस में हेल्प करता है, तो इन्फ्लामेशन से, ठीक है। जैसे कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, हमें कुछ मान लीजिए कुछ काट लिया, तो उससे क्या हमको इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। तो क्या सिक्रेट होता है, तो हिस्टामिन का सिक्रीशन होता है, ठीक है। अब ये क्या स्ट्रक्चर है, बेसोफिल का, ये बेसोफिल का न्यूक्लियस एंड ये क्या है, ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। और इन ग्रेन्यूल्स में क्या होता है, तो हिस्टामिन एंड हेपेरिन, ठीक है, पैक्ड रहता है। देन नेक्स्ट क्या था हमारा, मोनोसाइट। तो मोनोसाइट क्या होता है, एग्रेन्युलोसाइट, इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं और इसका परसेंट कितना है, 2 to 10%। और लार्जेस्ट ऑफ द WBC मीन्स सबसे लार्जेस्ट अगर देखा जाए WBC में, तो ये क्या है, मोनोसाइट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, माइग्रेट होता है किसमें, टिश्यू में, और डेवलप हो जाता है किस फॉर्म में, मैक्रोफेज में, ठीक है। और इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, तो इन्फ्लामेशन और इम्यूनिटी में हेल्प करता है ये, ठीक है। और अदर फंक्शन क्या है इसका, तो ये इन्हांस करता है किसके प्रोडक्शन को, इन्हांस द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल एंड इम्पोर्टेंट इन इम्यूनिटी। एक तो इम्यूनिटी में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये, और जो टी सेल रहता है उसको भी इन्हांस करता है, उसके प्रोडक्शन को, ठीक है, एक्टिवेटेड टी सेल को। देन नेक्स्ट क्या हमारा, लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स भी क्या होता है, एग्रेन्युलोसाइट्स होता है, ठीक है। और स्मॉलर देन मोनोसाइट, ये मोनोसाइट से स्मॉल होता है। और जो इसका न्यूक्लियाई होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। इन दोनों के स्ट्रक्चर भी, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स के भी बताऊंगी आपको मैं। एंड हैव लार्ज न्यूक्लियाई, ठीक है, इसका न्यूक्लियाई किस टाइप से, लार्ज है, फिर सर्कुलेट इन द ब्लड बट मोस्ट आर फाउंड इन टिश्यू इंक्लूडिंग लिम्फेटिक टिश्यू, ठीक है। तो ये मोस्टली तो ब्लड में सर्कुलेट करता है, लेकिन फाउंड और ऑल्सो ये कहाँ पे मिलता है, तो टिश्यू में भी मिलता है, ठीक है। और जो लिम्फेटिक टिश्यू होता है वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है क्या, लिम्फोसाइट। देन प्रोडक्शन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, मीन्स लिम्फोसाइट जो मेन होती है, जो मेन इम्यून सिस्टम या डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करता है, तो वो क्या है हमारा, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। उसका प्रोडक्शन भी कौन करता है, तो लिम्फोसाइट प्रोडक्ट करता है, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स एंड डी लिम्फोसाइट्स। देन ये क्या है, स्ट्रक्चर है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स का देख रहे हैं आप, जो न्यूक्लियाई है वो कितना बड़ा है, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियाई कैसा होता है, लार्ज होता है। और ये क्या है हमारा, मोनोसाइट, ठीक है। देन लास्ट क्या है, प्लेटलेट्स। RBC देखा, फिर WBC देखा, एंड देन फिर प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को और क्या बोलते हैं हम, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और इसके नंबर कितने होते हैं, तो 1,50,000 to 3,50,000 अकॉर्डिंग टू NCERT। और अकॉर्डिंग टू रोजन विल्सन तो 2,00,000 to 3,50,000 mm/क्यूब, ठीक है। देन इट इज़ वेरी स्मॉल एंड डिस्क शेप्ड, ठीक है, ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और RBC से तो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, वो तो मिलियंस में होती है। देन ऑल्दो दे हैव नो न्यूक्लियस, इनके पास भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता है इनका खुद का, ठीक है। एंड इसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, ये किसके लिए इसेंशियल होते हैं, प्लेटलेट्स। तो ये भी ब्लड क्लोटिंग के लिए इसेंशियल फैक्टर, एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, जो प्रोथ्रोम्बिन रहते हैं, ठीक है, तो जैसे ही मान लीजिए कुछ इंजरी हुई, तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम होता है, उसकी हेल्प से किस में कन्वर्ट होंगे, थ्रोम्बिन में, ठीक है। और जो फाइब्रिनोजन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, जो मेन क्लोटिंग फैक्टर होता है उसमें, किसकी हेल्प से, तो जो थ्रोम्बिन है उसकी हेल्प से, ठीक है। देन क्लोटिंग फैक्टर बनेगा, एंड देन मान लीजिए कहीं कट वट लगा हमको, तो वहाँ पे जाके क्लोट हो जाएगा, ठीक है, और ब्लड हमारा क्लोट हो जाएगा, वहाँ पे जाके एक थक्का सा लग जाएगा, और जो फेमरिन है वहाँ जमा हो जाएंगे, ठीक है। और जो इसकी लाइफ स्पेन होती है, तो टोटल लाइफ स्पेन कितनी होती है, तो बिटवीन 8 and 11 डेज के बीच में होती है, किसकी लाइफ स्पेन, तो हमारे प्लेटलेट्स की, ठीक है। जैसे ये मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाइए, मान लीजिए यहाँ से कट लग गया, अब RBC बाहर निकल रहे सारे, ठीक है, ब्लड बाहर निकल रहा है, तो ये क्या बता रहा है, डैमेज्ड वेसल्स, देन RBC, और ये क्या है, प्लेटलेट्स है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, यहाँ पे प्लेटलेट्स का जम जाती है ताकि ब्लड बाहर ना जा सके, ठीक है, एक्टिव प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है, फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और देखेंगे।
ठीक है, अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं उसको भी सॉल्व करती हूँ। ठीक है, थैंक यू।